अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त एक हिजान खेज़ी है। ज़ाहिर है जैसे कि नज़र आ रहा था यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के लिए PDM का मुश्तरका उम्मीदवार जो है वो नामज़द कर दिया गया है। सेनेट के अंदर की जो सूरत हाल है उसके अंदर हुकूमत और अपोजिशन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये मार्का यकीनन एक दिलचस्प नौइयत का होगा, लेकिन इस सियासी हिजान के अंदर जो है वो दिखाई ये दे रहा है कि इदारे भी उसी सूरत हाल का शिकार हो रहे हैं जिस तरीके का शिकार जो हैं वो सियासी जमातें हैं। हुकूमत के निशाने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और उसे शदीद तनकीद का निशाना जो है वो बनाया जा रहा है। वो एक आइनी अदारा है, एक आज़ाद अदारा है, एक खुद मुख्तार अदारा है और ज़ाहिर है कि जब उसके हदूद व क़यूद का तयन आइन ने कर दिया और उसके इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का जो है तरीक़ाकार वाज़े कर दिया और उसके बाद इंतखाब भी उसी तरीके से हो गया, तो फिर इस तर्ज़ अमल की वजह जो है वो सिर्फ इदारे को जो है वो कमज़ोर कर सकती है। इसी तरीके से अपोजिशन जो है वो भी एक इदारा जाती मुहिम के ऊपर निकले हुए हैं और ज़ाहिर है उसी हवाले से अपनी तनकीद का सिलसिला जो है वो जारी रखे हुए हैं। वज़ीर आज़म ने जो एतमाद का वोट लिया उसके ऊपर मरीम नवाज़ साहिबा का कहना था कि एजेंसीज़ जो हैं उन्होंने एक किरदार अदा किया जो किरदार अदा नहीं किया जाना चाहिए था। ज़ाहिर है इस हवाले से बहुत सी बात भी हुई है, बहुत सी गुफ्त शनीद भी हुई है, लेकिन जब चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के हवाले से वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, जिन्हें एक इदारे का गैर सरकारी तर्जुमान भी कहा जाता है, वो अगर ये बात कहें कि सादिक संजरानी जो है वो रियासत और हुकूमत दोनों के उम्मीदवार हैं और जीतेंगे, तो फिर सवालिया निशान ज़रूर उठता है। हालांकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा जो हैं वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सूरत हाल जो है, क्या ये मामला चेयरमैन सेनेट के इंतखाब तक रहता है और फिर रोड मैप के अंदर लॉन्ग मार्च जो है वो एक ह्यूलाई शक्ल इख्तियार कर जाता है? ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज PDM का जो सरबराही बैठक थी उसके अंदर ये सवाल किया कि ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट के हवाले से अगर हम आपके मशवरे पर अमल करते तो कहाँ खड़े होते। ज़ाहिर है ये सवाल जो है ये बहुत अहमियत का हामिल है और इसके साथ साथ वो ये बात भी कह रहे हैं कि कामयाबी के 100 बाप होते हैं लेकिन नाकामी का कोई वारिस नहीं होता। वो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि ये सारी सूरत हाल के अंदर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने मामलात को स्टीयर किया है, ज़्यादा मौसर और ज़्यादा बेहतर सियासी शऊर का मुज़ाहरा किया है और उसके नतीजे में मामलात जो हैं वो यहाँ तक पहुँचे हैं कि हुकूमत जो है उसको बैकफुट पर जाना पड़ गया है। ये सियासी हिजान जो है यकीनन मुल्क के लिए अच्छा नहीं है और फिर आने वाले दिनों में ये सूरत हाल क्या रंग इख्तियार करती है, क्योंकि अब सेनेट चेयरमैन का इंतखाब भी चंद दिनों की मुसाफत पर है और एक मरतबा ये सारा सिलसिला हो गया तो फिर आइंदा का मंजरनामा जो है वो क्या होगा, इस पर भी करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर पीर साबिर शाह साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ से उनका ताल्लुक़ है। हमारे साथ मौजूद हैं शैला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं और सिंध में सूबाई वज़ीर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज़ अवान साहब, मुमताज़ तजिया निगार हैं। पीर साबिर शाह साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को जब सेनेट के लिए नामज़द किया गया था तो उस वक़्त ये बात कही गई थी कि वो पुराने सियासी कारकुन हैं, खिलाड़ी हैं और उन्होंने हामी ऐसे ही नहीं भरी होगी, कोई वजह होगी कि उन्होंने हामी भरी होगी। अब आप सेनेट में हैं, इस सेनेट के इंतखाब के बाद चेयरमैन सेनेट के लिए सादिक संजरानी बिलमुकाबला यूसुफ रज़ा गिलानी, कितना दिलचस्प मुकाबला आपको दिखाई देता है? शुक्रिया जी। नदीम हुसैन साहब, गुजारिश ये है कि जो सेनेट का हालिया इलेक्शन हुआ है और इस इलेक्शन के अंदर
जो हुकूमत के मेरे ख्याल में कुछ 16 वोट जो हैं वो इनके तकरीबन 16-17 के दरमियान वोट जो हैं वो जो इनको ऑन कर रहे थे और जो ये दावा कर रहे थे कि हमारे वोट हैं, और इसके पार्टी के वोट थे। जब सीक्रेट बैलेट हुआ और उसके अंदर आपने देखा कि इन लोगों ने पार्टी का साथ नहीं दिया, और ये एक हकीकत है कि अफवाहें, प्रोपेगेंडे अपनी जगह पे, लेकिन ये एक हकीकत अपनी जगह पे है कि मौजूदा हुकूमत जो है, जहाँ पूरी कौम को जिन्होंने मायूस किया, वहाँ उन्होंने अपनी जमात के लोग जो हैं आज उनसे मायूसी का बरमला एक यानी ये ज़ाहिर होता है कि अपने लोग भी इनसे नाराज़ हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, और बेशक इसमें जो गिलानी साहब हैं वो पुराने वज़ीर आज़म रह चुके हैं, स्पीकर कौमी असम्बली भी रह चुके हैं, उनका एक सियासी तजर्बा भी है, और मेरे ख़्याल में वो उन लोगों में से हैं कि वो जहाँ भी कदम रखते हैं तो सबसे पहले वो देखते हैं कि ज़मीन जो है वो मजबूत है, तो उस मजबूत जगह पे ही कदम रखते हैं। तो आपको अभी क्या दिखाई दे रहा है? सेनेट का जो मैट है, सेनेट की जो विकेट है, फ़र्क ज़्यादा नहीं है पीर साहब? जी हाँ, यहाँ पे मुकाबला टफ है जी। मैं इसमें यकीनन इतना आसान भी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर सीक्रेट बैलेट होता है, अभी जब इन्होंने ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया तो ये तो सामने सामने की बात है, ये वही हुआ जो हमारे साथ हुआ। वो तो उस पर काफ़ी बात हो गई। जी हाँ, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आप लोगों ने तो करारदाद के ज़रिए लिया था कि सुप्रीम कोर्ट से आए थे, आप लोगों ने करारदाद से ले लिया था, इन्होंने जो है ज़रा अपने बंदे निकाल के ले लिया, वो फ़र्क है। मैं आपसे सेनेट की सूरत हाल जो है ना उसका बेसिकली आपका तजिया चाहता हूँ। यूसुफ रज़ा गिलानी में मुकाबला सादिक संजरानी, मेरे ख्याल में मुकाबला टफ होगा। मैं देखिए, मैं कोई ऐसी पेशन गोई नहीं करना चाहता जो कल मेरे गले पड़े, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये इतना आसान वो नहीं होगा संजरानी साहब के लिए भी, और मैं ये भी कहूँगा कि गिलानी साहब के लिए भी इतना आसान नहीं कि वो चेयरमैन के उसको, लेकिन दूसरी तरफ संजरानी साहब के लिए भी आसान नहीं है कि वो अपना दिफा प्रॉपर। ये मुकाबला जो है नेक टू नेक है, और मेरे ख्याल में ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब शैला रज़ा साहबा, पहले मैं ज़रा इसी पे बात कर लूँ क्योंकि असल डिबेट जो है वो फिर मैं जनरल साहब से लेकर चलूँगा। ये फरमा दीजिए कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कितनी उसको यकीन है यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से, और उस यकीन की वजह जो है वो आपको क्या दिखाई देती है? सबसे पहले तो बात यह है कि हम पूरी तरह से पुरुम्मीद हैं, और वजह यही है कि लोग जो है इनकी अवाम दुश्मन पॉलिसीज, इनकी मुश्किल कर्जा, महंगाई और ज़ीरो परफॉर्मेंस से शर्मिंदा है इनके साथ खड़े होने पर। पंजाब में इन्होंने कर लिया इस तरह से, वरना खुर्रम लगारी और अपने साथियों की आवाज़ें इन्हें आ गई थी। बलूचिस्तान से इन्हीं के खिलाफ आवाजें आई, और इमरान साहब ने खुद कहा कि क्या कहते हैं 75 करोड़ पता नहीं 70 करोड़ बोली लग रही है, और ये और फिर इनके लोग पता नहीं कितनी लगी बोली। खुद उन्होंने 50 करोड़ बोली लगाई एनुअल डेवलपमेंट बजट के नाम पे, और खवातीन ने इकरार किया कि 15 करोड़ मिल गए हैं। कराची से, सिंध से उनके लोगों के खिलाफ आवाजें आई। उससे पहले नजीब हारून हमारे कराची के हैं, MNA है PTI के, वो तो 1 साल से कह रहे हैं कि ये क्या करदगी है। असलम अबड़ो और शहरियार शर इन्हें जब से रास्ता जब से जो है वो नहीं, शैला रज़ा साहिबा सेनेट के अंदर सूरत हाल जी हाँ, नहीं शैला रज़ा साहिबा सेनेट के अंदर सूरत हाल मुख्तलिफ इसलिए होगी कि वहाँ पे सादिक संजरानी हैं, 3 साल से वो चेयरमैन सेनेट हैं, आपकी तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बना चुके हैं, और अब मामला जो है और ये याद रखिएगा
कि सीक्रेट बैलेट में ही नाकाम बनाया हुआ है। तो अब जो है एक नई सूरत हाल है, एक नई डेवलपमेंट है, तो उसके अंदर एक तासुर ये भी पाया जाता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की एंट्री और चेयरमैन सेनेट तक जाना, क्या ये लॉन्ग मार्च को तहलील करने के हवाले से तो कोई डील नहीं है? नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझती हूँ कि जो परसों रवैया इख्तियार किया गया है सैटरडे को, और बाकायदा कह के लोग बिक गए थे, बाकायदा कह के हमें मालूम है, उसके बाद उनके खिलाफ पता नहीं कौन कौन सी धमकियां देने का, वो एक अलग तरीका था। और बहुत सारे लोग अब हो सकता है कि खड़े होने में जरूर इनके साथ हो, लेकिन बहरहाल सीक्रेट बैलेट में तो होगी। शाला रज़ा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अच्छा, एजाज ऐवान साहब, ज़रा ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान हमारे सामने है, लेकिन पहले मैं आपसे सेनेट के हवाले से ही शुरू करता हूँ। जब मुल्क का वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब हैं, और जिनको ये कहा जाता है कि वो गैर सरकारी तर्जुमान भी हैं, वो अगर ये कहें कि सादक संजरानी रियासत और हुकूमत दोनों के उम्मीदवार हैं, तो फिर जनरल साहब क्या इससे सोच और फिक्र ली जानी चाहिए? नदीम साहब, थैंक यू। पहली बात यह है कि मुल्क में अनफॉर्चुनेटली बदगुमानी की धुंध इस कदर गहरी है कि हर हारने वाला हर दूसरे आदमी पे शक कर रहा है, हर अदारे पे शक कर रहा है, चाहे वो आर्मी हो, इंटेलिजेंस हो, इलेक्शन कमीशन हो, या बिक जाने वाले ज़मीर फरोश पार्लियामेंटेरियंस हों। इस कदर धुंध गहरी है कि इसमें कोई बात किसी की मानने को तैयार नहीं है, जो बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है हमारे मुल्क में। आर्मी चीफ की स्टेटमेंट का आपने जिक्र किया। चंद रोज पहले डीजी ISPR ने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि हमें सियासत में न घसीटा जाए, लेकिन जब इंतखाबात होते हैं कौमी असम्बली में और यूसुफ रजा गिलानी जीत जाते हैं, तो PDM की तरफ से आवाज़ आती है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल थी तो हमने मैदान मार लिया। अगले दिन जब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है तो फिर आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, और मरियम नवाज कहती हैं कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का और अदारों की धौंस से लोगों ने वोट दिया है। तो इसलिए किसी की बात पे यकीन करना, बिल्कुल ये जो सियासतदान हैं, इनकी किसी भी बात पे यकीन करते हुए मुझे बड़ी मुश्किल पेश आती है, चाहे वो वजीर इंटीरियर मिनिस्टर हों या अपोजिशन के लोग हों। अनफॉर्चुनेटली इन लोगों ने अपने बयानात और अपने रवैये से इस कदर अपना कद छोटा कर दिया है कि अब इनकी बात में कोई क्रेडिबिलिटी रह नहीं गई है, क्योंकि जिस तरह ज़मीर फरोशी हुई अभी वो आपने देखा है। और जो अभी आप बात कर रहे थे सेनेट के इंतखाबात की, अगर इधर 16 या 17 बिक सकते हैं, तो पहले अगर सेनेट के इंतखाबात और अदम एतमाद को देखें, फिर इस जो नेशनल असेंबली में यूसुफ रज़ा गिलानी का इंतखाब हुआ इसको देखें, और अब जब इसमें जनरल साहब एक सवाल है, इसकी चूंकि एक बैकग्राउंड है ना। देखें, पीपल्स पार्टी में से पैट्रियट जन्म ले लेते हैं, जब जनरल हमीद गुल बहुत सी चीज़ों को तस्लीम करते हैं, जब इस तरह के मराहल आते हैं तो दिखाई ये देता है कि कोई अनसीन ताकत जो है वो एक्टिवेट है, और मामलात जो हैं वो उनको एक ख़ास डगर पर डालने के लिए चीज़ों को खींचा जा रहा है। देखें, डिक्टेटर्स के दौर में ये सब कुछ हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंटेलिजेंस अदारों ने भी अपना रोल प्ले किया, चाहे वो जनरल ज़ियाउल हक का दौर था या प्रेसिडेंट मुशर्रफ का दौर था। ये पेट्रियट्स का बनना उस दौर की बात है। यस, उस वक्त ये सब कुछ होता रहा है और पूरी कौम ने देखा है। लेकिन अब जब पिछले 12 साल से अदारे डिस्टेंट होकर बैठ गए हैं, इसीलिए तो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ये यूसुफ जो आसिफ अली जरदारी हैं, इन्होंने आर्मी चीफ को 3 साल की एक्सटेंशन दी, क्योंकि इन्हें मुकम्मल एतमाद था उन पर। और इसी तरह अब जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने भी एक्सटेंशन दे दी, बल्कि पूरी पार्लियामेंट ने मिलकर दी है एक्सटेंशन, हुकूमत ने नहीं दी। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से हुआ है। तो जब इन पॉलिटिशियंस का दिल होता है, उस वक्त अदारों पे एतमाद कर लेते हैं,
जब इनका दिल नहीं होता उस वक्त इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि मैं इनमें से किसी की बात को कोई अहमियत नहीं देता। मुझे जनरल साहब एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब साबिर शाह साहब, देखिए, गुजारिश ये है कि चाहे हुकूमत इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाए या आप अपोजिशन बहसियत मजमूई जो है वो इदारों को निशाना बनाए, बुनियादी तौर पर सफ़र तो इदारे करेंगे। और क्या ये मुल्की मुफाद में है कि इदारे जो हैं वो सफ़र करें, उनकी साख को नुकसान पहुँचे, वो कमज़ोर हों? देखें जी, मैंने जनरल साहब की भी बात सुनी। असल बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये एक डेफिसिट है ट्रस्ट का, अदारों पे भी, पॉलिटिशियन पे भी, जो कि एक दूसरे को, और उसकी एक तारीख़ है। ऐसा नहीं है कि ये रातों रात जो है ये एक अदम एतमाद एक दूसरे पे हो रही है। इसमें कोई शक नहीं कि पॉलिटिशियन जो है इससे पहले दौड़ते हुए जाते थे और इस्टेब्लिशमेंट से किसी को गिराने और किसी को लाने, और उसमें अपना किरदार भी अदा करते थे। और फिर जो गुज़श्ता हमारा इलेक्शन है, वो इलेक्शन भी तो मुतनाज़ा इलेक्शन है, और उसमें जिस तरह से हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने मुदाखलत करके और एक हुकूमत को ला के हमारे सर पे बिठाया, और इस चीज़ को देखते हुए कि उनमें अहलियत नहीं है। एक तो ये है ना जी कि एक ज़रूरत पड़ जाती है और आप किसी मोइन क्या नाम था उनका, मोइन कुरैशी, उनको एक स्पेशलिस्ट के तौर पे ले आते हैं जी कि आए हमारी ज़रा इकानमी को ठीक कर दें। और यहाँ तो वो बात नहीं थी जो साबित हुई है कि जो इन्होंने फैसला किया या जो इन्होंने मैनेज किया, और एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को जिसने पाकिस्तान में तरक्की का जो है वो सारी दुनिया के सामने है, और जितने चैलेंजेस हैं जिससे उससे निपटने की उन्होंने वो अमलन जिन्होंने साबित किया, फिर उनकी हुकूमत को ख़त्म करना, नवाज शरीफ साहब को किस तरह से ख़त्म किया गया, यकीनन मुदाखलत थी कि नहीं, जो चार्ज लगा के उनको ख़त्म किया गया वो भी है। फिर इलेक्शन के अंदर जिस तरह आपके जो एजेंट्स हैं उनको काउंटिंग के टाइम आप बाहर निकाल दें, क्रेडिबिलिटी क्या रही? नहीं, तो मैं इसकी हिस्ट्री है, मैं उसमें आता हूं कि ये जो अदम एतमाद है ये पूरी एक हिस्ट्री है। अब अगर कहीं हम देखते हैं कि इलेक्शन में थोड़ी सी इम्पार्शियलिटी नजर आती है तो हम चीखना शुरू कर देते हैं कि हमारे लिए एक अंधेरे में थोड़ी सी रोशनी नजर आ जाती है कि जी हाँ जी, जैसे अपोजिशन ने कहा जी कि एस्टेब्लिशमेंट जो है लगता है। अब इसमें पीर साहब ने एक सवाल ले लें ताकि आप इसका जवाब दें। क्या ये जो गैर जानिबदारी है इसका मेयार ये है कि एक पार्टी जीते उसके लिए गैर जानिबदारी है, दूसरी हारे वो कहे जी मेरा इलेक्शन जो है वो चोरी हो गया है? आप कहाँ से शुरू करेंगे? आप 70 के जिसको आप कहते हैं कि जी वो इलेक्शन बड़े वो थे, आप उधर से भी शुरू हो जाएं, उसमें भी 36 चीज़ें हैं, आज तक आ जाएं, एक इलेक्शन नहीं पीर साहब। मैं कर्ज कर रहा हूँ ये सब बैठ के और इस बात पे तहैया कर लें कि किसी ने किसी को, अगर इस्टेब्लिशमेंट ये इनिशिएटिव ले ले कि हमने किसी को लाने और किसी को उतारने का जो काम है इसको हम छोड़ देते हैं और इसको हम अवाम के हवाले कर देते हैं, मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मसला है, हम आंखें बंद तो नहीं कर सकते। एक रियलाइजेशन हमें करनी चाहिए मुल्क किन हालात से दो चार है, जो 2.5 साल के अंदर इस मुल्क का हुलिया बिगड़ गया। क्या इस किस्म के तजुर्बात ने हमें कुछ दिया? पाकिस्तान के अवाम को कुछ मिला? पाकिस्तान का आम आदमी जो है उसको कुछ सुकून मिला? क्या उसको उसके मसाइल का कुछ हल मिला? महंगाई ने उसको बिल्कुल कचूमर निकाल दिया। बेरोजगारी की हालत देखें, लोगों के अब आप लॉ एंड ऑर्डर का मसला देखें, किस मुश्किल के साथ हमारी आर्मी और हुकूमत नवाज शरीफ साहब की एक कमिटमेंट थी
उस जिन को कंट्रोल करना, काबू करना। अब फिर मैं कल आपके शेख रशीद साहब की मैं इंटरव्यू सुन रहा था साफी के साथ, उसने कहा जी कि वो टीटीपी जो है वो एक हकीकत है कि वो बड़े तेजी के साथ मैं इस तरफ आता हूं, मैं एक अर्ज कर रहा हूं कि ये जो चीजें हैं वो तो रिपीट हो रही हैं, जो इतनी बड़ी मेहनत हुई थी हमारी आर्मी ने उसमें किरदार अदा किया, मैं इस तरफ आता हूं। तो यहां पे आके फिर हम इस डायलॉग में पढ़ते हैं कि जनाब जब ये हो जाता है तो वो भाई आए, इस सिलसिले को, मुदाखलत को छोड़ दें, हर अदारा अपने अपने जिम्मे का काम उठा दे। सियासतदानों को एस्टेब्लिशमेंट के मामलात में नहीं, इनको स्ट्रेंथ करने की ज़रूरत है, उनको स्ट्रेंथ देने के लिए इकदाम करें और सियासत को सियासत के रंग में खेलें। शैला रज़ा साहबा, आप इस हवाले से क्या कहती हैं, क्योंकि ये एक अदारा जाती तनकीद जो है बुनियादी तौर पर ये सिर्फ इदारों को कमज़ोर करती है, आप भी ये समझती हैं कि एक ऐसा डायलॉग ज़रूर होना चाहिए कि कुछ चीज़ें जो हैं वो तय हो जाएं? अच्छा, पहली बात तो यह है कि देखिए आप अपने मुल्क की तारीफ से तो इंहिराफ नहीं कर सकते ना कि क्या किरदार रहा है, और इसका सबसे ज्यादा नुकसान सियासतदानों को पहुंचा। उनकी जान भी गई, उन्होंने कोड़े भी खाए हो, जिला वतन भी हुए, लेकिन इसका फायदा भी जो ये सियासतदानों को हुआ। 8-11 साल जो है आमरीत रही, लेकिन उसके बाद आमिर सियासत में आए, लेकिन लोगों ने वोट सिविलियन को दिए। तो किरदार वाजे रहा, ताकत में कभी ये जरूर हुआ कि खामोश रखा और माशी हालात में, तो एक किरदार तो है बहरहाल। अब डायलॉग कौन करेगा, मुझे एक बात बताएं, तो डायलॉग किसके दरमियान हो? क्या पॉलिटिकल पार्टीज बैठेंगी? तो पॉलिटिकल पार्टीज तो जो हुकूमत है वो तो न साथ बैठने के काबिल है, न वो साथ बैठना चाहती है, और न उसके साथ कोई बात कर सकता है। और सबसे हुकूमत का तो जब ऑपोजिशन में थी, जब ये था कि इदारों से हमला हो रहा था, उनके सलवारें सूख रही थी, कभी अपने आप को जो है चीफ जस्टिस का सिपाही कहा जाता था, उसके बाद तनकीद शुरू हुई तो हर हद से गुजर गए। तो मैं समझती हूँ कि सबसे पहले तो यह है कि बातचीत ही ना हो कि अगर इदारे जो है तो अपना लाइन ऑफ एक्शन जो है ना उसको वो कर लें क्योंकि आइन में है। अच्छा नहीं, शैला रज़ा साहबा कहा नहीं जाता मुझसे कि हम जो है अपनी ट्रैक पे हैं, दूसरों के साथ म्यूचुअल है, नजर आना चाहिए जिसको हम कबूल करें। अच्छा शैला रज़ा साहबा, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, मैं उसका मुझे उस तरीके से जवाब नहीं मिला, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। जिस तरीके से आप लोगों ने यूसुफ रज़ा गिलानी को लॉन्च किया है, क्या ये एक रिलीफ पैकेज है तहलील करने के हवाले से लॉन्ग मार्च को, या जाहिर है कि पीडीएम के अंदर ये तो तय है कि लॉन्ग मार्च होना है, तो आगे चलकर पीपल्स पार्टी जो है इस हवाले से क्या सोच रखती है? आज कराची डिवीजन में जर्नल बॉडी इजलास 6 बजे 6:30 बजे पूरा हुआ, और उससे पहले कल जो है वो सिंध का इजलास हुआ जिसमें लॉन्ग मार्च के ऊपर जो है वो तंजीम में दोनों कराची की भी और की तंजीम ने अपने तैयारियों पे नजर डाली और जिम्मेदारियां दी। तो ग्राउंड पे सिचुएशन जो है वो चेंज है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बुनियादी वर्कर हैं, एक सिपाही की तरह हमेशा तैयार रहते हैं और हौसला बुलंद रखते हैं, और मैं समझती हूँ कि पीडीएम में जो भी फैसला होगा वो सबको कबूल होगा। ठीक है। अच्छा, अब जनरल एजाज अवान साहब ये फरमाइएगा कि दिखाई ये देता है कि जो पीर साबिर शाह साहब बात कर रहे हैं कि सियासत को सियासतदानों पर छोड़ दिया जाए, और ज़रा एक दफ़ा छोड़ के देखा जाए कि जितना गंद पड़ता है वो एक दफ़ा पढ़ लेना, एक सर्कल खींच के ठीक है कर लें जो करना है। यार देखिए नदीम, बात ये है साबिर शाह साहब भी जो बात कर रहे हैं वो उसी मकाम पे खड़े हैं जहां से शुरू हुए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि पिछले 12 साल में अगर ये हारते हैं तो मदाखलत है। अब 2018 का इलेक्शन कंट्रोवर्शियल है और ये इलेक्शन कमीशन पवित्र है, इसने जो कुछ किया है दुरुस्त किया है, इसको हुकूमत वक्त हदफ तनकीद बना रही है मौजूदा इलेक्शन कमीशन को। 2018 वाले इलेक्शन को ये जो पीडीएम है ये उसको मुतनाज़ा बना रही है।
जैसे आपने पिछले सवाल में बात की थी कि जब से इंतखाबात शुरू हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में अदारे अपनी क्रेडिबिलिटी इलेक्शन कमीशन बना ही नहीं सका, और जब इनकी हुकूमतें 10 साल रही हैं तो इन्होंने उसको रिफॉर्म करके ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश ही नहीं की है, और इसी बात की सजा आज ये खुद भी भुगत रहे हैं, अदारों को भी बदनाम कर रहे हैं और अपनी इज्जत और तवकीर भी कम कर रहे हैं। क्योंकि ये जो मुजाहरा भी हमने देखा है, अभी अगर आप आवाम से जाकर पूछें तो वो महंगाई अपनी जगह पे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी पार्लियामेंटेरियन के लिए किसी के दिल में कोई इज्जत रह गई है जिस तरीके की सौदेबाजी अभी कौम ने देखी है। तो बेहतर यही होगा कि इसको पार्लियामेंट में बैठ के, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, बैठ जाएं और बैठ के इन मसाइल का हल तलाश करें। ये क्यों चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ बैठ के या आर्मी इनके साथ बैठ के मामलात का हल तलाश करे? आर्मी को रहने दें जहां वो है, वो उन्हें अपना काम करने दें। जो पार्लियामेंटेरियंस का काम है, पार्लियामेंट में बैठे और उसका हल तलाश करें। अब जन साहब इसमें एक सवाल है, जन साहब इसमें एक सवाल है, आप जरा दोनों राय सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपसे जवाब लेता हूं। शैला रजा साहबा, सवाल ये है कि जब सियासी लड़ाई होती है तो उसमें सब कुछ जायज़ हो जाता है, और वो चाहे इमरान खान साहब हों, क्योंकि उधर भी एक गलत बयानी की लाजवाल तारीख़ मुरतब हुई है। लेकिन गुजारिश ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ख़ुद दुरुस्त कर सकते हैं। अब ये जो कैफियत है, इसके अंदर मुल्क भी अदम इस्तेकाम का शिकार हो रहा है। जनरल साहब बात कर रहे हैं पार्लियामेंट में बैठें, पार्लियामेंट में बैठने के लिए मौजूदा हुकूमत तैयार ही नहीं है। ज़ाहिर है जिनको आप मुसलसल 3 साल से चोर और डाकू कह रहे हैं, पार्टियाँ अलमिया ये है उनकी हैं, तो फिर पार्लियामेंट कैसे काम करेगी? शैला रजा साहबा, देखिए, पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना है और ये काम हुकूमत का है कि वो पार्लियामेंट को एक पीसफुल और इदारा बनाए, अपने आप जो है वो लोगों की इज़्ज़त करे और पार्लियामेंट में वो बिज़नेस ला सकें जिसको वो लेजिस्लेशन कर सकें जिसकी के इस वक्त ज़रूरत है। लेकिन हुकूमत तो एक समरी सा ही नहीं लिख सकती, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को एक्ट और फिर उसके बाद सदारती रेफरेंस के ज़रिए देखती है। फैटफ का उसे मसला करना हो तो उसमें अपोजिशन को जो है जिस हद तक भी उससे बदनाम करना हो वो करती है, लेकिन फैटफ से भी नहीं निकल सके। आपकी इतनी सारी बातें मानने के बाद आपका IMF में जाना हो चाहे कुछ हो, उससे भी PTIMF का ही जो है हम ये कह सकते हैं कि मईशत साजी हुई है उसकी शराइत पर। तो क्या करा जा सकता है? ये तो सवाल अब हुकूमत से पूछना है कि जनाब आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ दें। जी शैला रजा साहबा, जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, तो ये तो अब हुकूमत को ही है कि समझना चाहिए कि उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। नाअहलों के टोले के साथ ना हुकूमत चल सकती है ना कोई काम कर सकती है। नहीं, अब शैला रजा साहब देखिए, सवाल ये है कि आप लोग कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। जब आप दोनों की हुकूमतें थीं तो ये जंग जो थी वो उस वक़्त भी जारी थी कि हुकूमत को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। और ज़ाहिर है कि आज जिस यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की हमायत के अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ जो है बड़े शद्दोमत के साथ खड़ी है, यही मियाँ नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन कर गए थे, कल को फिर सियासी अमल शुरू होता है, यही महाज़ाराई शुरू हो जाती है। आज बिलावल भुट्टो साहब ज़ाहिर है बाकी सारी PDM की जमातों से सवाल कर रहे थे कि ये हम ही थे जिन्होंने आपसे गुजारिश की थी कि सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात में जाएं, अगर ना जाते तो हम जो है वो कहाँ खड़े होते। तो ये तो आगे फिर चलकर पहले 2 थे, अब 2 मिल के हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गए, कल को कोई हुकूमत होगी बाकी 2 इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसका हल क्या है? देखिए, नवाज शरीफ गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इमरान साहब खड़े हुए ना, लेकिन गिरा नहीं सके। असल बात यह है कि इनकी परफॉर्मेंस क्या है, बात सारी यहीं पे आके रुक रही है कि इनकी परफॉर्मेंस क्या है। अगर बिलावल साहब ये कह रहे हैं तो PDM के प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं जहाँ पे हर पार्टी को अपनी बात करने का राइट है
और एक अच्छा मशवरा था। तो जब भी बाकी पार्टीज़ ने भी उसको सुना और शुरू में थोड़ा कसमसाए, लेकिन फिर इसकी मुखालफत नहीं की और उसका फ़ायदा ही हुआ। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो एक दूसरे से नज़रियाती इख्तलाफ रखने के बावजूद डायलॉग का रास्ता खुला रखती हैं तो PDM बन सकती है। तो हुकूमत क्यों नहीं डायलॉग का रास्ता खोलती और अपने जो मसाइल हैं मुल्क के उनको सीधा नहीं करती है, क्योंकि वो यकीन नहीं रखते डायलॉग पे, क्योंकि वो हर किस्म अब वो NRO ले चुके हैं धमका के उन्हीं 16 अरकान से जिनको वो कह रहे हैं बिक गए, मंडी लग गई। तो जब वो उनको बिकने वालों को बकौल उनके साथ बिठा सकते हैं, और जो उससे पहले उन्होंने KP में निकाले थे वो अपनी गवर्नमेंट जाने से 1 महीने पहले निकाले थे, लेकिन उसमें से एक को तो वजीर कानून बना लिया था, जबकि वो कहते हैं कि हमने वीडियो देखी थी। तो हम पे तो आप कुछ साबित नहीं कर सके, तीसरा साल है आप कुछ नहीं साबित कर सके। तो आपको शैला रज़ा साहबा मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है जी, शैला रज़ा मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा साबिर शाह साहब, मैं ज़रा एक मुख्तलिफ आपसे अब सवाल करने जा रहा हूँ। देखिए, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ थी, आपने नहीं चैन लेने दिया एक दूसरे को, चाहे 5-5 साल भी पूरे किए, लेकिन बड़े, अगर हम उन 10 सालों की भी तारीख देखें, बड़ी हंगामा खेज, उससे पहले का देखें तो मेरा मतलब है उसके ऊपर तबसरा ही नहीं किया। आप क्या समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन जो है वो 4 साल का कर दिया जाए, 2-2.5 साल के बाद लगता है हमारा रोमांस जो है ना वो हुकूमत से ख़त्म हो जाता है और हम फिर एक ख्वाहिश जो है यार ये जाएं आप दूसरे। नदीम साहब, बात ये है कि सियासत में सियासतदानों को सीखना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की जो आपस में 88 के बाद तो इंतहा दर्जे की मुखालफत जो है, हमने बेनज़ीर साहिबा को नहीं बख्शा, बेनज़ीर साहिबा ने नवाज़ शरीफ को नहीं बख्शा, और ये एक सिलसिला चलता रहा, और इसी में से दोनों पार्टियों ने सीखा। क्या सीखा सर? जिसके नतीजे में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है, क्या उस पर अमल हुआ? नहीं, एक और बात है, अमल हुआ यानी मैं आता हूँ अमल पे भी। इन 10 सालों में नवाज शरीफ काला कोट पहन के गए थे ना, इन्हीं 10 सालों में आप कैबिनेट में भी शामिल हुए थे, आप बाहर आ गए, फुटपाथ के ऊपर पार्लियामेंट हाउस के सामने आप लोग उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसका हशर नशर करते रहे, वो यही होता रहा। नहीं, एक आगाज हुआ ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने की, उसके बाद 5 साल हुकूमत की पीपल्स पार्टी ने, हमने उन्हें हुकूमत करने दिया, हमने हुकूमत की, उन्होंने उसूली मुखालफत हमारी की, लेकिन हुकूमत को चलने दिया। इसी तरह हमने भी, ये 10 साल तो हमारी तारीख है जिसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे बिल्कुल अमल दरामद हुआ, और हमने छोड़ा पीपल्स पार्टी की जीत। ठीक है, आपने वोट जीते, और देखें ना, इसके बावजूद KPK में हमारी ये मौजूदा हुकूमत को हमने, इनको भी तो हमने वो रास्ता दिया कि KPK में हम हुकूमत बना सकते थे अगर मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो वो कहना चाहते थे, लेकिन हमने नहीं किया। पीपल्स पार्टी को फ्री हैंड हमने दिया, पीपल्स पार्टी ने हमें फ्री हैंड दिया कि जी आप डिलीवर करें। तो ये हमने हालात से सीखा, जो एक इस सियासत के अंदर एक तब्दीली आई ना जी, बिल्कुल चीज़ें उलट हो गई, वो इमरान खान साहब के आने से। देखना, इमरान खान आए, उन्होंने चोर डाकू, एक टाइम में प्राइम मिनिस्टर को गीदड़ तक कहा, यानी गाली दी, गलोच किया, सारी बातें की, और फिर उसके बाद जब इलेक्शन हुए तो पूरे 4 साल जो हैं, जब तक हमारी हुकूमत ख़त्म नहीं हुई, वो सड़कों पे और उन्होंने हंगामे और सारी चीज़ें की। गुजारिश ये है कि बुनियादी बात होती है जी कि ये मुल्क हमारा है, हमने इसको आगे लेके चलना है। आज क्यों हम मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं? हम इसलिए ख़िलाफ़ हैं कि शुरू में तो नवाज शरीफ साहब भी और पीपल्स पार्टी भी कि जब आपको टाइम देते हैं आप डिलीवर करें। अब जब ये 2.5 सालों के अंदर, अभी तो मेरे ख्याल 3 साल हो गए, 3 साल के अंदर मुझे कोई एक ऐसा नुक्ता बताएं
जिससे इस पाकिस्तान के किसी भी मद में, एग्रीकल्चर में, आपके इंडस्ट्री है, आपकी इकोनॉमी है, कहीं पे हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आए कि क्या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें कोई वो नज़र आया हो। एजुकेशन में अगर आप देखें मुकम्मल तौर पे नाकामी, और इसका बराह रास्त असर जो है वो आपके आम आदमी पे पड़ा है। अब जिस मुल्क के अंदर आम आदमी 2 वक्त की रोटी ना खा सके, ये डायलॉग नहीं है, ये एक हकीकत है कि वो गरीब आदमी जो कि गुर्बत के अंदर भी वो 2 वक्त की रोटी जो थी वो गारंटीड थी, आज हम लंगर खाने खोल के जनाब उस मसले का हल ढूंढते हैं। क्या मुल्क इस तरह चलता है? इसलिए हम आज जब हम ये कह रहे हैं कि आपकी गवर्नेंस खत्म है, लाइन ऑर्डर आपके कंट्रोल से बाहर जा रहा है, दहशतगर्दी एक दफा फिर सर उठा रही है। अच्छा, बदकिस्मती देखें कि 12,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में आई है, अब फिर लोड शेडिंग शुरू हो गई। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि अगर यहां पे आके अपोजिशन जो है खामोश तमाशाई बैठ जाए और कौम जो है वो बिल्कुल यानी गरीब आदमी बिल्कुल भूख से मर जाए, तो क्या इनसे पूछा नहीं जाएगा कि आप लोग क्या करते रहे? अब जनरल साहब, आपने मंडी लगने की बात की, गुजारिश ये है कि अगर फर्ज कीजिए मंडी लगी, कम से कम 17 लोग इधर उधर हुए गिलानी साहब के इंतखाब के अंदर, तो जब इमरान खान ने इत्मीनान का वोट लिया तो वो 17 लोग जो हैं वो जाहिर है उनकी अकब में बैठे हुए थे। जब उनकी हुकूमत बन रही थी तो जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ जो है वो बंदे पकड़ पकड़ कर लाकर ईवान में उनकी तादाद को बढ़ा रहा था। क्या वो जायज़ था या गलत था, या ये जो हुआ है ये सही है या गलत है? मतलब इस पर आप क्या कहेंगे? यार नदीम, ये किसको नहीं पता ये बात? आप मुझे बताएं, जब जनरल जियाउल हक ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया था तो उनके साथ कौन से सियासतदान और उनके वालिदैन थे जिन्होंने बैठ के 10 साल सियासत की? जुनेजो लीग में कौन लोग थे और नवाज लीग में कौन लोग थे? फिर मुशर्रफ साहब का दौर आया तो क्यू लीग में कौन लोग और कौन मुल्क से बाहर भाग के बैठा हुआ था? फिर NRO के कौन आया? ये मैं कह रहा हूं कि देखो, इस मुल्क की तारीख अगर उठाएं तो पवित्र कोई भी नहीं है। देखना ये है, ये जो अभी साबिर शाह साहब, मैं उनकी राय का एहतराम करता हूं, लेकिन जो वो कह रहे हैं उसमें इसलिए वजन नहीं है कि उन्होंने कहा जी हम लोगों ने सियासत से बहुत कुछ सीखा है अपनी गलतियों से। COD किसने का मजाक बनाते हुए कहा था और कहा था कि सियासी मुआहदे हदीस नहीं होते। ये फरमान कौन से सियासी लीडर का है, आपको पता है ना? और फिर ये भी आपको पता है कि उल्टा लटकाएंगे, पेट फाड़ेंगे, लड़काना और लाहौर की गलियों में घसीटेंगे, अली बाबा और 40 चोर कौन है? ये COD के बाद के नारे हैं भाई, ये COD के बाद सब कुछ हुआ है। तो क्या सबक सीखा है इन्होंने? फिर ये खुद भी मानते हैं दोनों कि हुकूमतें एहतजाज से नहीं गिरती, अब भी नहीं गिरेगी। हुकूमत की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इसमें मैं भी इत्तफाक करता हूं, आप भी इत्तफाक करेंगे। लेकिन मसला ये है कि सियासत नहीं, लेकिन जनरल साहब क्या हम खाली इत्तफाक करेंगे और बर्बादी का इंतजार करेंगे? तो देखो नदीम, मेरे और हम तो डेमोक्रेटिक मूव कर रहे हैं, तो जो जवाब भी आपको डेमोक्रेटिक ही मिल रहा है ना। लेकिन आप लोग जो अपना कद छोटा कर रहे हैं, एक तरफ आप 17 हमारा कद छोटा नहीं हुआ। अवाम में मुख्तलिफ लोग जो है लेके गए सहाफी, उन्होंने कहा बहुत अच्छा वाफिश गया। शाला साहिबा प्लीज बात सुन लें। देखो, आप लोगों ने एलानिया 17 वोट खरीदे और जरदारी साहब सब पे भारी हो गया, ये सारी कौम ने देख लिया है ना उसका नतीजा। अगले दिन सारों ने 19-17 ने सामने बैठ के हाथ खड़े तो सादिक संजरानी में भी तो 14 लोगों ने यही किया था ना, खड़े हुए थे, फिर रात को डिनर में भी थे, लेकिन सीक्रेट में चले गए, तो वो किसने खरीदे थे? देखिए प्लीज, मैं ये कह रहा हूँ कि बिकने और बेचने और खरीदने वाले पार्लियामेंटेरियंस ही है ना यार, ये तो मान जाए ना। मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ, सियासतदान ही बिक रहे हैं। मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ जनरल साहब मेरा ख्याल है शाला रजा को पहले सुन लेते हैं, फिर मैं आप उसका जवाब देते कि एक ये क्लैरिटी से बात हो जाए। शाला रजा कहिए, फिर मैं जनरल साहब के पास जाता हूँ।
देखिए, मैं इसमें इनकार नहीं करूंगी कि जनरल ज़िया के दौर में जो गैर जमाती इलेक्शन हुआ उसके बाद से बहुत सारी बुराइयां इसमें आई, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बहुत सारे ऐसे अनासिर हैं जिन्होंने अपने ऊपर सियासतदान का लेबल लगाया हुआ है और वो हर हुकूमत में, हर दौर में फ्रंट लाइन पे खेलते, और इसी तरह बहुत सारे अपनी क्या कहना चाहिए मुख्तलिफ बुनियादों पे आ जाते और ये होता है। लेकिन जो ट्रू सियासतदान होता है वो तो उसको लिए तो जहाज़ भी खड़े रहें तो वो नहीं होता जाता है। जनरल साहब, ये बात तो तय है ना, मेरे पास बड़ा महदूद वक्त रह गया, शायद 1-1.5 मिनट है, ये फरमा दीजिए कि ये बात तो तय है ना कि ये जो परवाज़ें होती हैं, इन परवाज़ों के पीछे दाना कहीं से तो डाला जाता है ना, उसका तो तदारुक कोई होना चाहिए। नदीम, दाना कहाँ से डाला जाता है, पहले आप ये वजाहत कर दें, फिर मैं आपकी बात का जवाब दूँ। वो अपनी मर्जी से तो नहीं उड़ते ना जनरल साहब, कोई दबाव, कोई प्रेशर, हुश कोई करता है, हांका कहीं से होता है। जनरल साहब को सब कुछ नजर आता है, दाना नजर नहीं आता, ये बड़ी बदकिस्मती है। देखिए मेरी बात सुने जनरल साहब, आखिरी मिनट है प्लीज। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि बिकने वाले, बेचने वाले, आमिरों के साथ उनकी बगल में बैठ के हुकूमत करने वाले और उनके मुखालिफ करने वाले सारे ही तो सियासतदान हैं। नहीं, ये सौदा करने वाले भी सियासतदान हैं, दरमियान में जो मिडिल मैन है। तो देखो, अभी आप एटीएम किसको कहते थे? नहीं, मैं जनरल साहब, सब कुछ इतना अच्छा नहीं है ना। आप मिडिल मैन को भी तो दरमियान से बेल आउट ना करें। अगर ये सियासतदान बहुत ही खराब हैं तो कम से कम ये जो एक मिडिल मैन है जो कि डील करता है तो उसको भी तो सामने लाए ना। देखिए, मिडिल मैन संजरानी साहब के इलेक्शन में भी 14 आदमियों का जनाब वो हमें वो साहब, आप बात सुन ले प्लीज जी, बात सुन ले। जी जनरल साहब, अगर मिडिल मैन पर इल्जाम है तो जमीर फरोश सियासतदानों को इधर से उधर बिठाना, उधर से इधर बिठाना, यही कर रहे हैं ना। फिर तो अगर जमीर फरोशी बात देखें ना तो ये सब कुछ बंद हो जाएगा। जनरल साहब, इस पे बड़ी डिबेट हो सकती थी, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया पीर साबिर शाह साहब, बहुत शुक्रिया शला रजा साहब, बहुत शुक्रिया जनरल एजाज अवान साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।